हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस पर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग के जो है ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में या क्लास 12th में तो कैसे आप लोग को ग्रेस मार्क्स अलॉट होते हैं। लास्ट ईयर का कुछ मार्कशीट्स के एग्जांपल्स में मैं दिखाऊंगा कि कैसे लास्ट ईयर भी ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्या प्रोसेस होते हैं। अगर आप इन केस फेल हो रहे हो या आपके नंबर थोड़े कम से दिख रहे हैं कि लग रहा है कि आप थ्रेशोल्ड पे जाके रुकने वाले हो, तो आप क्या तरीके से मतलब आपको किस तरीके से जो बाकी के सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स में आप परफॉर्म करना है सो डेट कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले, उस सभी डिटेल्स के बारे में बात करना है। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट मैं शो कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको क्लास 12th का मार्कशीट शो हो रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो क्लास 12th का मार्कशीट है, इसमें जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का मार्क्स है वो एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स दिया गया है। मतलब थ्योरी में अलग पास करना होता है और प्रैक्टिकल में अलग पास करना पड़ता है क्लास 12th के लिए। तो आपने थ्योरी मार्क्स देख रहे हो तो यहाँ पे कैसे मेंशन है 23 है एंड 23 है, जो कि पासिंग मार्क्स होता है। थ्योरी में 70 आउट ऑफ 30, 70 का 33% निकालते हो तो 23 पॉइंट समथिंग जाता है। डैट इज 23 अगर आता है, 23.1 भी आ रहा है तो 23 आपका मार्क्स आता है तो आप पास हो जाते हो। सेम वे क्लास 10th के मार्क्शीट में आप देख रहे होगे तो इस स्टूडेंट्स को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33% लाना पड़ता है। तो यहाँ पे थ्योरी में उतना ही मार्क्स दिया गया है, सो डेट कि प्रैक्टिकल्स को ऐड कर दिया जाए जिससे कि वो टोटल ओवरऑल पास हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 में मिला है, तो ये ग्रेस मार्क्स का साइन होता है। मतलब इस स्टूडेंट के कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड पे आके रुक रहा होगा, 20 के आसपास हो रहा होगा। कई बार ये ऐसा भी देखा जाता है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो एग्जामिनर के बेसिस पे एक बार चेक होता है। तो एग्जामिनर कई बार देखते हैं तो उस बेसिस पे आपको जो है नंबर अलॉट कर देते हैं। कई बार जो होता है ओवरऑल रिजल्ट एवोल्यूशंस के टाइम पे जो रिजल्ट की मार्किंग होती है उस समय पे भी ग्रेस मार्क्स अलॉट हो जाता है। ये कई बार पेपर्स के सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है और कई बार डिमांड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि किस तरीके का उस समय रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, अब जैसे क्लास 12th की मार्कशीट में देख रहे होगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में 23 है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मतलब ये इस टोटल साइन होता है। तो इस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है एग्जामिनर के बेसिस पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, कैसे कैलकुलेशन टाइप पे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और कैसे आपका एफर्ट्स के ऊपर ग्रेस मार्क्स मिलता है उसके बारे में। जैसे लाइक आप क्लास 10th में या क्लास 12th में है तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं अप टू 5 मार्क्स के। अगर आप क्लास 10th में या क्लास 12th में, दोनों केसेस में 5 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स मिलता है। वो डिपेंड भी करता है सिचुएशंस के टाइम पे, लाइक कि अगर इस साल जो है सभी बच्चों ने परफॉर्मेंस कम किया है, इट मीन्स कि फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस केस में ग्रेस मार्क्स दी जाती है। जैसे पेपर टफ आ गया है तो वो पिछली बार के हिसाब से एक बार ये लोग जो है अपना पैटर्न मैच कर लेते हैं कि अगर पिछली बार जो है हाईएस्ट परसेंटेज या मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज बन रहा है वो 90% के आसपास बन रहा है और यहाँ पे वो परसेंटेज मैच नहीं हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स बनाई जाती है। लेकिन ये जो है कई बार सिचुएशन ऐसा भी होता है कि वो आपके टोटल इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर भी काउंट होता है। जैसे लाइक कि आपका मान लो कि अगर आपके क्लास 10th का या क्लास 12th का मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में आपने सारे पेपर्स को अटैम्प्ट कर रहे हो और वो पेपर जो है वो थोड़ा आपसे इरिलेवेंट है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर किए थे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट आप फिर भी उसमें हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ आंसर लिखने की कोशिश कर, तो वहाँ पे जो है एग्जामिनर जो है देख रहा है कि आपने फॉर्मूला ठीक लिख दिया है और आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, तो उस केसेस में भी आपको नंबर तो वहाँ मिल रहे होंगे 1-2, बट ये सब कैलकुलेट होने के बाद से आप जो है बॉर्डर लाइन पे आके रुक रहे हो, तो उस केस में एग्जामिनर अपने पास से आपको किसी जगह पे जो एफर्ट्स जहाँ पे भी लगाया था और वहाँ पे नंबर नहीं मिला है, वहाँ पे वो आपको एक्स्ट्रा नंबर देके पास कर देता है। अब दूसरा जो केस होता है ग्रेस मार्क्स मिलने का वो ये होता है, जैसे लाइक कि आपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया था, आप किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में जस्ट बॉर्डर लाइन पे गए हो, मतलब आप फेल होने के कगार पे हो, बट एक CBSE के अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उस समय पे पेपर थोड़ा टफ था, तो उस केस में जो है जो भी आपका 20 मान लो 23 पासिंग मार्क्स है और आप 20 या 19 है या 21 है, तो इस जगह पे आप अगर आपका नंबर आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री या इस तरह के मेन सब्जेक्ट में, तो उस केस में भी आपको जो है पुश कर दिया जाता है और 23 तक लेके आया जाता है जैसे कि आप पास हो जाए। अब बाद में आप इंप्रूवमेंट तो दे ही देते हो, बट एक बार के लिए CBSE के रिजल्ट में ये हो जाता है कि हाँ पासिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको कैसे अपना एफर्ट लगाना है सो डेट कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले। देखो, अब भी एग्जामिनर जो है अपने साइड से कोशिश करता रहता है हमेशा कि ग्रेस मार्क्स दे के भी स्टूडेंट्स को पास करते जाए, लेकिन इसमें सिचुएशन होता है कि किस बच्चे को ग्रेस मार्क्स देना है। अब जैसे मान लो आपकी कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है तो वो एग्जामिनर कहाँ पे दे, आपकी जो एकदम प्लेन छूटा हुआ कॉपी है उस पर तो नंबर नहीं दे सकता। थ्योरी पेपर लिखने का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है जो आपको आता है और आप बहुत अच्छे से उसे लिख सकते हो आंसर उसका, तो वो आप पहले लिखो। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो उसको पहले आपको लिखना है।
देन धीरे धीरे जो है आपको जिस पे कम कमांड्स है उसको लिखते जाना है, और जो नहीं आते हैं बिल्कुल भी उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेवेंट चीज़ें जिससे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई फॉर्मूलास आपको आता है वो भी लिख के आओ। एक और चीज़ का ध्यान देना होता है कि आपको प्रेजेंटेशन आपका बेहतर रखना है। जैसे मान लो कि आपको पता है कि ये आंसर दे रहा हूँ, इसमें ये वर्ड्स का ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप उस वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। जिससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो वो आपके जो है डिस्क्रिप्शंस ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है, आंसर जो डिस्क्राइब वे में लिखा होता है वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है, तो वो मेन वर्ड्स को ढूंढ रहा होता है। उनके आंसर शीट में भी कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस टाइप के आंसर्स लिखे होते हैं, तो वो फ्रेज अगर मिल जाता है तो वो मानता है कि आपको सारी चीज़ें आता है। तो जो चीज़ें आपने लिखा हुआ है उसके नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन दे सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस जाए वो मेन आंसर पे, लेकिन आपको भी उस पर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आपने जो भी अंडरलाइन मार रहे हो वो आंसर करेक्ट है। पता चला आपका वो आपने सही नहीं लिखा है और उस पर अंडरलाइन लगा दिया, तो एग्जामिनर का पहला फोकस वहीं जाएगा और फिर आपका नंबर भी कट कर सकता है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा रनिंग हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ जिससे कि एग्जामिनर को समझना है, उसे लगेगा कि आंसर सही है और वो नंबर दे देगा। ऐसा नहीं होता। अगर एग्जामिनर को समझ में आ रहा है और वो गलत भी है और रिलेवेंट चीज़ है तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहे और वो सही भी है तो भी नंबर नहीं मिलते हैं। एक और बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप परफॉर्मेंस कर सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो भी आप रिलेवेंट चीज़ों को लिख सकते हो, बट वो एग्जामिनर के हाथ में है कि वो जो है कितना मार्क्स आपको दे रहा है। तो कहीं से भी आपको परेशान नहीं होना है कि आप फेल हो रहे हो या आपके नंबर कम आ रहे हैं। आपके पास आगे ऑप्शंस रहते हैं वापस से कंपार्टमेंट एग्जाम देने के, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए या वापस से री एग्जाम देने के, सभी ऑप्शंस रहते हैं। किसी हेल्थ इशूज़ की वजह से अगर इस पर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहे हैं तो आपको किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना है, आगे जो भी पेपर्स है उसमें अपने जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो ज़्यादा करो, जैसे कि आपकी परसेंटेज बूस्ट हो, ज़्यादा नंबर आए। बट आगे ऑप्शंस अदर भी रहते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी है आप डून विनर वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, हमारी तरफ से कॉल आपको रिसीव हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम्स को लेके आपको जो सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। और कोई रिलेटेड क्वेरीज है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रहा है डायरेक्टली तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम हर जगह पर अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।